Namaskar. In today's lecture, we are going to continue our essay of Friendship by Francis Bacon. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि बेकन ने अपना ऐसे शुरू जब करते हैं तो वो एरिस्टोटल के एक पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं, जहाँ एरिस्टोटल जो है वो एक स्टेटमेंट जो वो देते हैं वो है हूसोएवर इज़ डिलाइटेड इन सॉलिट्यूड इज़ ईदर अ वाइल्ड बीस्ट और अ गॉड। तो बेकन कहते हैं कि वो इससे पूरी तरह एग्री नहीं करते हैं, ये ट्रू है और कुछ अनट्रू भी है, क्योंकि उनका मानना है कि ये तो बिल्कुल ट्रू है कि जो भी पर्सन सॉलिट्यूड में रहना पसंद करता है वो एक वाइल्ड बीस्ट की तरह है, पर ये डिवाइन कैरेक्टर वाली बात वो उससे एग्री नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि एक एक्सेप्शन ज़रूर हो सकता है कि जो कोई भी गॉड से कन्वर्सेशन के लिए सॉलिट्यूड में रहना चाहता है तो सिर्फ उसी एक वे में चीज़ को जस्टिफाई किया जा सकता है। सिर्फ जो सॉलिट्यूड है यानी कि विदाउट फ्रेंड्स या सोसाइटी का रहना सिर्फ उसी एक केस में जस्टिफाई हो सकता है। अब आगे हमें बेकन जो है फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में बताएंगे। A principal fruit of friendship is the ease and discharge of the fullness and swellings of the heart। तो जो राइटर हैं अब हमसे ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिंसिपल फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग फ्रेंड्स। तो वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बेकन द फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज़ दैट वी कैन शेयर आवर फीलिंग विद आवर फ्रेंड्स। ओके, तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी फीलिंग शेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं। जब भी हमारी हर्ट में किसी तरह की फीलिंग्स अगर बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने लगती हैं तो स्वेलिंग या फुलनेस आने लगती है, और उसको ईज़ यानी कंफर्ट देने के लिए या उसको डिस्चार्ज करने के लिए हमें शेयरिंग की ज़रूरत होती है। और वो शेयरिंग हम किससे कर सकते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ। विच पैशंस ऑफ ऑल काइंड डू कॉज एंड इंड्यूस। और ये जो स्वेलिंग है हार्ट की उसको इंड्यूस करने का रीज़न क्या होता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैशंस यानी कि फीलिंग्स जो होती है उसी की वजह से ये स्वेलिंग आती है, या ये कह लीजिए कि दिल हल्का करने के लिए हमें अपनी फीलिंग्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी होती हैं। वी नो डिजीज़ ऑफ स्टॉपिंग्स एंड सफोकेशन आर द मोस्ट डेंजरस इन द बॉडी। ही सेज दैट this feeling of suffocation is really dangerous for our body and our mind as well। okay, ये suffocation से आप क्या समझते हैं? That suffocation that you are not sharing your feelings with others and that is why your mind is suffocating। okay, अगर हम mind की suffocation की बात करें तो ये तब होता है जब आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करते तो आपको माइंड को सफोकेट करने लगती है। और अगर बॉडी के सफोकेशन की बात करें तो अगर आप एग्जांपल लें हार्ट अटैक का, तो उसमें अगर कहीं हार्ट में ब्लॉकेज आ जाती है या स्टॉपिंग्स हो जाती हैं तो उसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो यहाँ बेकन बात कर रहे हैं कि ये जो बीमारियाँ होती हैं जो कि स्टॉपिंग्स की वजह से सफोकेशन की वजह से होती हैं, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है बॉडी के लिए एज वेल एज़ माइंड के लिए भी। ओके, अब वो कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं कि बॉडी की सफोकेशंस या ब्लॉकिंग्स को दूर करने के लिए हम कौन सी मीन्स यूज़ कर सकते हैं। ही सेज दैट वी कैन यूज़ डिफरेंट मीन्स टू ओपन द स्टॉपिंग्स ऑफ एनी बॉडी पार्ट। जैसे कि एग्जांपल्स वो हमें दे रहे हैं। यू मे टेक सर्जा टू ओपन द लीवर। आप लीवर को ओपन करने के लिए सर्जा, स्टील टू ओपन द स्प्लीन, फ्लावर्स ऑफ सल्फर फॉर द लंग्स, कैस्टोरियम फॉर द ब्रेन, बट नो रिसिप्ट ओपन द हार्ट। यहाँ जो रिसिप्ट वर्ड आप देख रहे हैं उस ये जो आर्केइक फॉर्म है रेसिपी वर्ड का, रेसिपी मीन्स विधि। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी विधि नहीं है कि आपका हार्ट ओपन कर सके, बट अ ट्रू फ्रेंड, बजाय एक सच्चे दोस्त के। यानी कि एक हार्ट ओपन करने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो है आपका सच्चा दोस्त। टू होम यू मे इम्पार्ट ग्रीफ, जिसको कि आप अपने ग्रीफ, जॉयस, फियर्स, होप्स, सस्पिशन, काउंसल्स एंड व्हाट्सोएवर लाइट अपॉन द हार्ट टू ऑप्रेस इट। इसके बाद वो कह रहे हैं कि बॉडी की ब्लॉकेज को दूर करने के तो डिफरेंट मीन्स हो सकते हैं, बट देयर इज़ ओनली वन वे टू ओपन योर हार्ट एंड दैट इज़ टू शेयर योर ऑल काइंड्स ऑफ फीलिंग विद अ ट्रू फ्रेंड। यू कैन पास ऑन योर ग्रीव्स एंड जॉयज एंड फियर्स, होप्स, suspicion, advice, counsel means advice, and whatsoever and whatever you are feeling at that time you can share it with your friends। तो आप अपने दोस्त के साथ वो सारी फीलिंग शेयर कर सकते हैं जो उस वक्त आपके दिमाग में चल रही हैं। ये जो चीज़ है इट्स अ काइंड ऑफ कन्फेशन इन अ चर्च। अब आप देखिए चर्च में ना कन्फेशन के लिए एक रूम होता है जहाँ अगर आपने कोई भी सिन किया है तो वहाँ जाकर आप उसे कन्फेस कर सकते हैं। कन्फेस करना यानी स्वीकार कर लेना। तो वहाँ उसको पार्डन कर दिया जाता है कि अगर आपने अपना सिन या गुनाह कबूल कर लिया है तो ईश्वर आपको माफ़ कर देगा। तो
दोस्तों के साथ बातचीत करना या कन्फेस करना भी चर्च में कन्फेशन के समान ही माना है बेकर ने। ओके, अब वो आगे कहते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग टू ऑब्जर्व हाउ हाई अ रेट ग्रीक किंग्स एंड मोनार्क्स डू सेट अपॉन दिस फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप। अब वो कहते हैं इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दिस फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप वॉज फॉर सम ग्रेट किंग्स एंड मोनार्क्स। कुछ महान जो राजा और मोनार्क थे उनके लिए ये फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ये वो आपको बता रहे हैं। इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर दैम दैट दे ट्राइड दिस फ्रूट एट द रिस्क ऑफ देयर ओन पोजिशन और सेफ्टी। कि ये जो फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप था, यानी कि किसी फ्रेंड के साथ अपनी फीलिंग शेयर करने का, ये उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा कि उन्होंने अपना जो स्टेटस था, जो अपनी जो पद था, उसको भी उन्होंने दाव पर लगा दिया। एट द हैज़र्ड यानी रिस्क पे लगा दिया, ऑफ देयर ओन सेफ्टी, अपनी ही सुरक्षा और ग्रेटनेस को दाव पे लगाते हुए। For princes, in regard of the distance of their fortune from that of their subjects and servants, cannot gather this fruit. अब वो क्या रीज़न बताते हैं कि राजाओं को दोस्तों की ज़रूरत क्यों पड़ी। He says that for princes it is really difficult to gather the fruit of friendship. Why? Because there is a difference of status between him and his subjects. What do you mean by subjects? Subject means प्रजा। अब वो कहते हैं कि राजा को इस फ्रूट की ज़रूरत, फ्रेंडशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उनमें फ्रेंड्स की बहुत कमी होती है राजा के पास। क्यों? क्योंकि स्टेटस में बहुत डिफरेंस आ जाता है। उनकी जो प्रजा होती है उनका लेवल और राजा का लेवल बहुत अलग अलग होता है, तो राजा को चाहिए कि उन्हीं के लेवल का कोई दोस्त उनको मिल सके। अब इस चीज़ के लिए वो एक एक्सेप्शन आपके सामने दे रहे हैं कि टू मेक दैम सेल्फ कैपेबल देयर ऑफ। तो अब राजा क्या करते थे कि अपने आप को उस फ्रेंडशिप के काबिल बनाने के लिए क्या करेंगे वो, दे रेज सम पर्सन टू बी एज इट वर कंपेनियन एंड ऑलमोस्ट इक्वल टू दैम सेल्फ विच मैनी टाइम्स और टू इनकन्वीनियंस। तो उसके बाद वो कहते हैं कि बट देयर इज़ exception. To make themselves capable for this fruit of friendship, they help some particular person to rise almost equal to their status, which sometimes causes problem to them. अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस फ्रूट को, इस फ्रेंडशिप को पाने के लिए राजा लोग क्या करते थे कि अपने से निम्न वर्ग के लोगों को उस स्टेटस तक ले आते थे, यानी अपने स्टेटस या उसके इक्वली ले आते थे, जो कि कभी कभी उन्हीं के लिए डेंजरस प्रूफ हो जाता था। बिकन कहते हैं द मॉडर्न लैंग्वेज गिव अन टू सच पर्सन्स द नेम ऑफ फेवरेट्स, कि आधुनिक भाषा में ऐसे लोगों को क्या नाम दिया गया है, फेवरेट्स और प्रिवेडोज। प्रिवेडोज का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड्स, यानी कि आज की भाषा में तो लोग उनको सिर्फ क्लोज फ्रेंड का नाम दे देते हैं। एज इफ इट वर मैटर ऑफ ग्रेस और कन्वर्सेशन, जैसे कि वो किसी मेयरली ग्रेस की बात हो, या फिर जैसे कि वो सिर्फ एक मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन हो उनके लिए, कि यानी कि एक ऐसे दोस्त की बात कर रहे हों जिससे कि सिर्फ वो बात कर सकते हैं राजा लोग। तो वो कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं था, बट द रोमन नेम अटेन द ट्रू यूज एंड कॉज देयर ऑफ। बट जो रोमन नेम इसको दिया गया है वो ज़्यादा सूट करता है। रोम में इसको क्या कहा गया, नेमिंग दैम पार्टिसिप्स क्यूरेरम। रोमन में इसको पार्टिसिप्स क्यूरेरम का नाम दिया गया। इसका मतलब होता है शेयरर ऑफ केयर्स। पार्टिसिप्स क्यूरेरम इसका मतलब होता है शेयरर ऑफ केयर्स, यानी कि दे आर द वंस हु शेयर द एंग्जाइटी एंड वरीज ऑफ द मोनार्क। अब वो कहते हैं कि सिर्फ बातचीत करने वाले पर्सन के रूप में उनको जानना ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग थे जो उनकी एक्चुअल में उनकी एंग्जाइटी और वरीज को भी शेयर करते थे। तो जो रोमन नेम उनको दिया गया है पार्टिसिप्स क्यूरेरम यानी शेयरर ऑफ केयर्स, ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट है ऐसे लोगों के लिए जिनको राजा ने अपने लेवल तक लाने में मदद की थी। ओके, फॉर इट इज़ दैट विच टाइड द नोट, क्योंकि यही वो क्वालिटी है जो उनके बीच में वो दोस्ती की गांठ को बांधे हुए है। एंड वी सी प्लेनली दैट दिस हैड बीन डन नॉट बाय वीक एंड पैशनेट प्रिंसेस ओनली। और हम देखते हैं इतिहास में कि ऐसा किया गया है, नॉट बाय वीक एंड पैशनेट प्रिंस, सिर्फ कमज़ोर और आशा जिसको मतलब पैशन रहता है आगे बढ़ने का, सिर्फ उन्हीं प्रिंसेस ने ही दोस्ती की खातिर ऐसा नहीं किया, बट बाय द वाइजेस्ट एंड मोस्ट पॉलिटिक दैट एवर रेंड। बट जो कि बहुत ही शातिर यानी वाइज थे, बहुत चतुर थे, और मोस्ट पॉलिटिक यानी कि राजनीतिक रूप से भी बहुत कुशल लोग,
उन लोगों को भी दोस्तों की ज़रूरत पड़ती थी। उन्होंने अपने साम्राज्य में, अपने रेन में यानी राज करते टाइम, उन्होंने भी दोस्ती पाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और उन्होंने ऐसे लोगों को अपने स्टेटस तक पहुंचाया जो कि उनके ही स्टेटस को आगे जाकर नुकसान पहुंचाने लगे। Who have often times joined to themselves some of their servants। आगे वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स हिस्ट्री में हमें मिलेंगे कि जहाँ राजाओं ने अपने ही सर्वेंट्स को अपने ही लेवल पर लाकर खड़ा किया। whom both themselves have called friends, जो अपने आप को दोनों क्या कहते थे, दोस्त कहते थे, राजा और उसका सर्वेंट। and allowed other likewise, और इसी प्रकार वो दूसरों को भी अलाउ करते थे to call them in the same manner, उनको इसी प्रकार बुलाने के लिए, क्या, फ्रेंड्स, कि वो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, राजा और सर्वेंट। यूजिंग द वर्ड विच इज़ रिसीव्ड बिटवीन प्राइवेट मैन, और ये फ्रेंड्स जो है एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ निजी लोगों के साथ ही हमें यूज़ करना चाहिए, बट राजा जो थे उन्होंने सर्वेंट्स को भी अपने लेवल पर लाकर खड़ा किया। अब हमें रोमन हिस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल्स बेकन दे रहे हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है एल सुला और पोम्पे का। तो एल सुला जो थे, व्हेन ही कमांडेड रोम, जब वो रोम का शासन कर रहे थे, रेज्ड पोम्पे, उन्होंने पोम्पे को उठाया, टू दैट हाइट, उस हाइट तक, दैट पोम्पे वांटेड हिमसेल्फ फॉर सुलाज ओवर मैच, कि वो पोम्पे जो था वो अपने आप को सुला से भी बेहतर समझने लगा। ओवर मैच यानी अपने आप को उससे भी बेहतर मानने लगा। वांटेड मीन्स बूस्ट करना यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। ओके, यहाँ जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, आफ्टर सन नेम द ग्रेट, यानी कि पोम्पे को बाद में क्या बोला गया, पोम्पे द ग्रेट, उसने अपने आप को द ग्रेट सरनेम भी दे दिया था। तो पोम्पे जो था उन्होंने एल्सुला को बिट्रे किया। पहले दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। ऐसा इसने कैसे किया वो देखिए। फॉर व्हेन ही हैड कैरिड द काउंसलशिप फॉर अ फ्रेंड ऑफ हिज। अब देखिए काउंसलशिप जो होता था वो रोम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पद माना जाता था। वो कहते हैं जब ये जो पोम्पे थे उन्हें अपने फ्रेंड के लिए ये पद पाना चाहा, अगेंस्ट द परस्यूट ऑफ सुला, किसके अगेंस्ट में, सुला के अगेंस्ट में। एंड दैट सुला डिड अ लिटिल रिसेंट देयरएट, तो सुला ने भी उनका विरोध किया था। एंड बिगेन टू स्पीक ग्रेट, और वो बड़ी बातें भी करने लगे, किसके अपोजिट में, पोम्पे के अपोजिट में। अब उसके बाद क्या हुआ, पोम्पे टर्न्ड अपॉन हिम अगेन, तो पोम्पे उन्हीं के अपोज में खड़े हो गए। एंड इन फैक्ट बेड हिम टू बी क्वाइट, और उनको कहा, बेड हिम यानी उनको बोला, टू बी क्वाइट, चुप रहने के लिए। फॉर दैट मोर मैन एडोर द सन राइजिंग दैन द सन सेटिंग, और ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ये तर्क दिया कि ज़्यादातर लोग चढ़ते हुए सूरज को देखना पसंद करते हैं, ना कि डूबते हुए सूरज को। अब दूसरा एग्जाम्पल बेकन हमें दे रहे हैं जूलियस सीजर और डेसिमस ब्रूटस का। तो जूलियस सीजर जो थे, विद जूलियस सीजर डेसिमस ब्रूटस हैड ऑब्टेन्ड दैट इंटरेस्ट एज ही सेट हिम डाउन इन हिज टेस्टामेंट। अब डेसिमस ब्रूटस को तो इतनी इंपॉर्टेंस दे दी जूलियस सीजर ने कि उसने उनको उतनी वसीयत में ही जगह दे दी। ही सेट हिम डाउन इन हिज टेस्टामेंट, टेस्टामेंट मीन्स वसीयत। ओके, फॉर एयर एंड रिमाइंडर, कि वो उनके वारिस होंगे। आफ्टर हिज नेफ्यू, उनके नेफ्यू के बाद, यानी कि जो उनको नेफ्यू थे, जूलियस सीजर के नेफ्यू कौन थे, ऑगस्टस सीजर। उनके बाद जो उनके हेयर होंगे यानी कि वारिस जो होंगे वो कौन होंगे, डेसिमस ब्रूटस। यानी कि डेसिमस ब्रूटस को सीजर ने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी। एंड दिस वॉज द मैन दैट हैड पावर विद हिम टू ड्रॉ हिम फोर्थ टू हिज डेथ। और ये जो डेसिमस ब्रूटस थे यही वो आदमी थे जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर आ गई थी कि उन्हीं ने जूलियस सीजर को उसकी डेथ तक पहुंचा दिया है। टू ड्रॉ हिम फोर्थ टू हिज डेथ, सीजर को उनकी डेथ तक पहुंचाने वाले भी कौन थे, डेसिमस ब्रूटस। फॉर व्हेन सीजर वुड हैव डिस्चार्ज द सीनेट। अब ये किस्सा क्या था कि जब सीजर जो थे वो सीनेट को डिस्चार्ज करना चाहते थे यानी डिसमिस करना चाहते थे, इन रिगार्ड ऑफ सम इल परसेजेस, यानी कि उनको कुछ ईविल ओमेंस हो रहे थे यानी अपशकुन हो रहे थे, तो वो सीनेट को भंग करना चाहते थे। एंड स्पेशली ए ड्रीम ऑफ कैल्पर्निया, जो उनकी वाइफ थी कैल्पर्निया सीजर की, उनको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे थे और उनको अपशकुन की आशंका के चलते वो सीनेट को भंग करना चाहते थे। लेकिन दिस मैन कौन है, डेसिमस, लिफ्टेड हिम जेंटली बाय द आर्म आउट ऑफ हिज चेयर। उन्होंने सीजर को उनकी चेयर से हाथ पकड़ कर उठाते हुए कहा,
टेलिंग हिम, उनको कहा, ही होप्ड ही वुड नॉट डिसमिस द सीनेट, कि उसको ये उम्मीद है कि वो सीनेट को डिसमिस नहीं करेगा। कब तक? टिल हिज वाइफ हैड ड्रीम्ड अ बेटर ड्रीम, जब तक कि उनकी पत्नी एक बेटर ड्रीम यानी कुछ अच्छा स्वप्न नहीं देख लेती। एंड इट सीम्ड हिज फेवर वॉज सो ग्रेट एज एंटोनियस इन लेटर विच इज रिसाइटेड वर्बेटिम इन वन ऑफ सिसरोज फिलिपिस कॉल्ड हिम बेनेफिकाविच। देखिए, अब ये जो एक सिसरो का एक वर्क है फिलिपी, उसमें एंटोनियस की एक स्पीच है वर्ड टू वर्ड, वहाँ पे वो डेसिमस को क्या बोलते हैं? बेनेफिका विच, यानी कि जो जादू करने वाली जो एन्चांट करने वाली जो होती हैं विच, उसका नाम उन्होंने किसको दिया है? डेसिमस को। क्यों? एज इफ ही हैड एन्चांटेड सीज़र, ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने सीज़र पर जादू कर दिया था। दैट इज़ वाई वो उनकी बात मानकर उन्होंने उस दिन सीनेट को भंग नहीं किया, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि कुछ एक सीनेटर्स ने मिलकर सीज़र को एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद ऑगस्टस, एक और थर्ड एग्जाम्पल हमारे सामने है। ऑगस्टस रेज्ड एग्रिपा टू दैट हाइट एज व्हेन ही कंसल्टेड विद मैसिनियस अबाउट द marriage of his daughter Julia. Maecenas took the liberty to tell him that he must either marry his daughter to Agrippa or take away his life. There was no third way. He had made him so great. अब देखिए, ये कहानी है अगस्टस की और एग्रिपा की। अगस्टस जो थे वो भी रोमन एम्परर थे। उन्होंने एग्रिपा नाम के एक व्यक्ति को, जो कि द ऑफ मीन वर्ग, जो कि निम्न वर्ग से था, उसको इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया कि वैन ही कंसल्टेड विद मैसिनियस, मैसिनियस जो थे उनके फेवरेट मिनिस्टर हुआ करते थे अगस्टस के, और अगस्टस चाहते थे कि उनकी बेटी जूलिया की शादी मैसिनियस से हो जाए। मैसिनियस ने उनको बहुत ही लिबर्टी के साथ ये चीज़ बोली कि देखिए, इधर यू मस्ट मैरी योर डॉटर टू एग्रिपा और टेक अवे हिज लाइफ, या तो आप एग्रिपा से अपनी बेटी की शादी कर दीजिए या फिर एग्रिपा को जान से मार दीजिए, क्योंकि एक वही कंडीशन है कि मैसिनियस उसी केस में आप जूलिया से शादी कर सकता है। एंड देयर वाज नो थर्ड वे, ही हैड मेड हिम सो ग्रेट। और वो कहते हैं कि इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने एग्रिपा को बहुत ही हाई पोजीशन दे दी है, उसको बहुत ही ज़्यादा हाई पोजीशन अभी तक दे चुके हैं वो। अब एक और एग्जाम्पल, विद टिबेरियस सीजर, सीजेनस हैड असेंडेड टू दैट हाइट एज दे वर टर्म्ड एंड रेकन्ड एज ए पेयर ऑफ फ्रेंड्स। यानी उन लोगों की दोस्ती तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी कि उनको पेयर ऑफ फ्रेंड्स कहा जाता था। टिबेरियस इन अ लेटर टू हिम सेड, ये एक लैटिन फ्रेज़ आपको दिख रही है आगे। यहाँ एक और एग्जाम्पल जो हमें अभी देखने को इसमें मिल रहा है, टिबेरियस और सीजेनस का, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हो गए थे कि उन्होंने अपने सीनेट को ये आदेश दे दिया कि उनके लिए भी एक ऑल्टर बनाई जाए उनकी फ्रेंडशिप के लिए, जैसे कि देवी देवताओं के लिए वेदी बनाई जाती है, उसी वे में उनकी फ्रेंडशिप को भी पूजा जाना चाहिए। ओके, तो उसके बाद वो हमें कहते हैं कि ये जो लैटिन फ्रेज आप देख रहे हैं, इसका मीनिंग यहाँ है, ऑन अकाउंट ऑफ अवर फ्रेंडशिप आई हैव नॉट हिडन दीज थिंग्स। ओके, एक टिबेरियस ने लेटर लिखकर कहा कि सीजेनस और टिबेरियस जो आपस में फ्रेंडशिप है, वो कहते हैं मैंने ये चीज़ किसी से भी छुपाई नहीं है। एंड द होल सीनेट डेडिकेटेड एन ऑल्टर टू फ्रेंडशिप, और जो उनकी सीनेट को ये आदेश दिया गया कि ऐसी एक ऑल्टर यानी वेदी जो है उनकी फ्रेंडशिप के नाम पर बनाई जाए, जैसे कि किसी गॉडेस की बनती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर डियरनेस ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम टू, जो कि उन दोनों के बीच में थी। द लाइक और मोर वॉज बिटवीन सेप्टिमियस सिवरस एंड प्लॉटिनियस, प्लॉटिनियस और सिवरस के बीच में भी कुछ इसी तरह की दोस्ती थी। फॉर ही फोर्स्ड हिज एल्डेस्ट सन टू मैरी द डॉटर ऑफ प्लॉटोनियस। प्लॉटियनस की जो डॉटर थी उससे मैरी करने के लिए सिवरस ने अपने एल्डेस्ट सन को फोर्स किया था, एंड वुड ऑफन मेंटेन प्लॉटिनियस इन डूइंग अफ्रंट टू हिज सन, और वो अक्सर जो थे प्लॉटिनियस को ही सपोर्ट करते थे जब भी वो उनकी डिसरिस्पेक्ट करते थे उनके सन की। प्लॉटिनियस जो थे अपने सन इन लॉ की जब भी डिसरिस्पेक्ट करते थे तो उनके ही फादर उनके ही खिलाफ खड़े हो जाते थे, यानी कि सिवरस जो थे वो हमेशा अपने ही दोस्त की साइड लेते थे। एंड डिड राइट ऑल्सो इन ए लेटर टू द सीनेट, उन्होंने सीनेट को एक लेटर में ये लिख कर कहा कि बाय दीज वर्ड आई लव द मैन सो वेल आई विश ही मे ओवरलिव मी,
कि मैं इस आदमी को इतना पसंद करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ही मे ओवर लिव मी, यानी कि वो मुझसे भी ज़्यादा ज़िंदा रहे। Now, if this princess had been as Trajan or a Marcus Aurelius, a man might have thought that this had proceeded of an abundant goodness of nature. अब वो कहते हैं कि अगर हम मान लें कि ये जितने भी आपको अभी एग्जाम्पल दिए गए, ये जो थे ये ट्रेजन और मार्कस ऑरेलियस की तरह बहुत ही अच्छाई की वजह से ऐसा करते थे, तो ये चीज़ जस्टिफाई हो सकती है। बट बीइंग मैन सो वाइज, लेकिन इतने बुद्धिमान होते हुए भी, एंड ऑफ सो सच स्ट्रेंथ एंड सिविरिटी ऑफ माइंड, जो कि इतने कुशाग्र बुद्धि के थे और जिनमें इतनी स्ट्रेंथ थी, सो एक्सट्रीम लवर्स ऑफ देम सेल्फ, जो खुद से इतना प्यार करते थे, इट प्रूव्ड मोस्ट प्लेनली दैट दे फाउंड देयर ओन फेलिसिटी। ये प्रूव किया उन्होंने कि उनकी जो खुद की फेलिसिटी थी, यानी कि फेलिसिटी होती है एक्सट्रीम हैप्पीनेस की जो कंडीशन होती है ना, उसको फेलिसिटी कहते हैं। बट एज एन हाफ पीस, लेकिन जो खुशी थी उनकी वो आधी थी। ओके, एक्सेप्ट दे माइट हैव ए फ्रेंड टू मेक इट एंटायर, और उनको उस खुशी को पूरा करने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत पड़ी। एंड येट विच इज़ मोर, दे वर प्रिंसेस दैट हैड वाइफ सन नेफ्यूज़, येट ऑल दीज कुड नॉट सप्लाई द कम्फर्ट ऑफ फ्रेंडशिप। अब वो बेकन कहते हैं कि ये वो राजा थे जिनके पास वाइफ थी, बेटे थे, नेफ्यूज़ थे, और ये सारे रिलेशंस भी उनको इनफ नहीं थे और उनको वो कंफर्ट ऑफ फ्रेंडशिप नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उनको दूसरे किसी फ्रेंड की ज़रूरत महसूस हुई। It is not to be forgotten what Comenius observed of his first master Duke Charles the Hardy। अब ये Comenius जो हैं ये फ्रेंच हिस्टोरियन है जो कि अपने फर्स्ट मास्टर ड्यूक चार्ल्स द हार्डी के बारे में लिखते हैं that he would communicate his secret with none, कि ये जो ड्यूक थे वो अपने सीक्रेट जो थे किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, लीस्ट ऑफ ऑल दो सीक्रेट्स विच ट्रबल्ड हिम मोस्ट, और वो सीक्रेट जो उन्हें सबसे ज़्यादा ट्रबल करते थे वो तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते थे। वेयर अपॉन ही गोज ऑन एंड said that towards his later time that closeness did impair, कि जब उनका डेथ का टाइम आने लगा तो ये जो क्लोजनेस थी, यानी कि शेयर ना करने की जो ये क्लोजनेस जो यहाँ पे आया है, ये है रिजर्व रहने की जो एक प्रवृत्ति होती है ना, जहाँ आप किसी से कुछ शेयर ना करें, इसे क्लोजनेस कहा है। डिड इम्पेयर एंड ए लिटिल पैरिश इज अंडरस्टैंडिंग, उसकी वजह से जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, मेंटल एबिलिटीज़ जो थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। श्योरली कॉमिनियस माइट हैव made the same judgment also if it had pleased him of his second master। कॉमिनियस ने अपने सेकंड मास्टर के बारे में शायद यही जजमेंट किया होगा, लुई द 11th, जिसका नाम था लुई द 11th, whose closeness was indeed his tormentor, जिसकी शेयर ना करने की जो प्रवृत्ति थी उसके लिए टॉर्मेंटर यानी यातनादायी बन चुकी थी। द पैरेबल ऑफ पाइथागोरस इज़ डार्क बट ट्रू। अब आगे पाइथागोरस की जो पैरेबल है वो बेकन ने बताई है, कॉने एडिटो, यानी कि ईट नॉट द हर्ट। बेकन कहते हैं कि सर्टेनली इफ़ ए मैन वुड गिव इट अ हार्ड फ्रेज, हालांकि ये समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ये फ्रेज़ है। दोज दैट वांट फ्रेंड टू ओपन देमसेल्फ अनटू आर कार्निबल्स ऑफ देयर ओन हर्ट, कि जो लोग जिनके पास फ्रेंड्स नहीं हैं, टू ओपन देमसेल्फ अनटू आर कार्निबल्स ऑफ देयर ओन हर्ट, वो अपने ही हर्ट को खाने वाले मीट ईटर्स है, यानी कि जो अपने ही हर्ट को खा जाते हैं, बिकॉज वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो अपने हर्ट को खुद ही डैमेज कर रहे हैं। बट वन थिंग इज़ मोस्ट एडमायरेबल वेयर विद आई विल कंक्लूड दिस फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन जो सबसे एडमायरेबल थिंग है जिसके साथ कि मैं फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप को एंड करने वाला हूँ, विच इज़ दैट दिस कम्युनिकेटिंग ऑफ ए मैन सेल्फ टू हिज फ्रेंड वर्क्स टू कंट्रेरी इफेक्ट्स, कि ये जो कम्युनिकेटिंग है मैन की दूसरे के साथ, ये दो कंट्रेरी इफेक्ट डालती है। फॉर इट रिडबल्स जॉय, जॉय जो होता है उसको डबल कर देती है, एंड कट ग्रीफ इन हाफ, और दुखों को आधा कर देती है। फॉर देयर इज़ नो मैन दैट इम्पार्ट हिज जॉय टू हिज फ्रेंड बट ही जॉय द मोर। अब वो कहते हैं कि ये कॉन्ट्रेरी इफेक्ट है, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो अपनी जॉय को शेयर करके अपने फ्रेंड के साथ और ज़्यादा खुश हो गया हो, एंड ही जॉय द मोर, एंड नो मैन दैट इम्पार्ट द ग्रीफ टू हिज फ्रेंड बट ही ग्रीव द लेस, और ऐसा भी कोई व्यक्ति उन्होंने नहीं देखा जो अपना दुख किसी फ्रेंड को देने के बाद उसका दुख आधा हो गया हो। सो दैट इट इज़
इन ट्रूथ ऑफ ऑपरेशन अपॉन ए मैंस माइंड। अब बीकन कहते हैं कि ये सिर्फ माइंड पर किस तरह ऑपरेट करती है, ये चीज़ उस चीज़ पर ये डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार फ्रेंडशिप बेनिफिशियल होती है, यानी कि ये माइंड पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमने अभी प्रीवियस जो मोनार्क्स के एग्जांपल्स देखे उसमें आप देखते हैं कि उनको फ्रेंडशिप जो थी उनके लिए बेनिफिशियल नहीं रही, उनके लिए हानिकारक रही। ओके, तो यहाँ ये जो है माइंड टू माइंड डिपेंड करता है। आगे वो कहते हैं ऑफ लाइक वर्च्यू एज द एल्केमिस्ट यूज टू एट्रीब्यूट टू देयर स्टोन फॉर मैंस बॉडी। अब यहाँ जो एल्केमिस्ट है उनके स्टोन की क्या खास बात होती है, इट हैज़ एबिलिटी टू हील ऑल काइंड्स ऑफ इलनेस। ओके, उनके स्टोन में एक एबिलिटी होती है कि वो किसी भी तरीके का इलनेस को ठीक कर सकते हैं, और इट कैन टर्न मेटल इनटू गोल्ड एंड इट कैन ऑल्सो मेक क्लोन भी बना सकते हैं जो एल्केमिस्ट के स्टोन होते हैं उससे, एंड इट कैन ऑल्सो रिवाइव द डेड प्लांट्स ऑल्सो। तो ये सब क्वालिटीज़ हैं जो एल्केमिस्ट के स्टोन में होती हैं। अब जो एल्केमिस्ट का स्टोन है उसकी तुलना किसी फ्रेंड से की गई है, और वो कहते हैं कि ये उसी तरह यूज़ किया जा सकता है जैसे कि एल्केमिस्ट का स्टोन। अब जो एल्केमिस्ट का स्टोन है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो बीकन कह रहे हैं कि जिस तरह उसकी क्योर करने की जो प्रोसेस है उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, इसी तरह फ्रेंड्स होने पर आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं और फ़ायदे भी हो सकते हैं। ये हम जानते हैं कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, बट वो आपको हीलिंग में मदद भी करते हैं। दैट इट वर्क ऑल कॉन्ट्रेरी इफ़ेक्ट्स बट स्टिल टू द गुड एंड बेनिफिट ऑफ नेचर। ये आप जानते हैं उसके कॉन्ट्रेरी इफ़ेक्ट भी हैं, बट टू द गुड एंड बेनिफिट ऑफ नेचर, लेकिन वो आपके भले के लिए हो रहे हैं। बट येट विदाउट प्रेइंग इन एड ऑफ एल्केमिस्ट, तो वो यहाँ सिर्फ एल्केमिस्ट की थ्योरी का सहारा ना लेते हुए वो कह रहे हैं कि देयर इज़ ए मैनिफेस्ट इमेज ऑफ दिस, कि यहाँ पे क्लियर कट इमेज भी है। मैनिफेस्ट यानी क्लियर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, जो कि हम प्रकृति के ऑर्डिनरी कोर्स में देखते हैं। फॉर इन बॉडीज यूनियन स्ट्रेंथ एंड चेरिश्ड एनी नेचुरल एक्शन, कि बॉडीज़ नेचुरल बॉडीज़ जो होती हैं उसमें किसी भी तरह की जो पॉजिटिव फीलिंग होती है उसमें हमेशा बढ़ावा होता है। एंड ऑन द अदर साइड वीकेंड एंड डल एनी वायलेंट इम्प्रेशन, कोई भी वायलेंट इम्प्रेशन जो होता है, फॉर एग्जांपल जो ग्रीफ होता है, यानी ग्रीफ वगैरह की जो वायलेंट या नेगेटिव इम्प्रेशंस है वो हमेशा डल पड़ जाते हैं या वीक पड़ जाते हैं, यही नेचुरल फिनोमेना है। एंड इवन सो इट इज़ ऑफ माइंड्स, और यही प्रक्रिया बिल्कुल माइंड्स पर भी काम करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे वाले लेक्चर में हम अपना ऐसे कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।